हेलो, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार मेरा। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद भाई। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऐसा है कि गुड इवनिंग भाई। तूफानी, संकेत, अरविंद, आदित्य, गौरव, माधव, संकेत, शिवम, प्रांशु, है ना, आकाश, नवीन, गौरव, सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो लाइव वॉचिंग कम जा रही है बेटा, आप लोग और शेयर कीजिए चीज़ों को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए, है ना। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनसे बोलिए कि मैं 10-10 रुपये पेटीएम कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, और उनसे बोलिए जल्दी से जल्दी आओ, नहीं ना 10-10 रुपये का ऑफर निकल जाएगा, है ना। मजाक कर रहा हूँ, बोल मत देना, नहीं तो वो मेरी जान खाए 10 रुपये के लिए। पर ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, बुला दो, है ना, आप लोगों के लिए, ताकि मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर पाऊँ, है ना। लाइव वॉचिंग कम है, सभी को ऑफर अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने भी आप चलाते हो ऐप सब पे कर दो, जितने पे भी शेयर होता है ना। 1 2 3 4 चैलेंज है यार, क्या बात है क्या बात है। आपके मोटिवेशन, आपके कमेंट्स की वजह से ही तो हम पढ़ा पा रहे हैं ढंग से। देखो यार, ऐसा है कि जितना हो सके ना आप लोग क्लासेस लेने आया करो, क्योंकि बेसिकली जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और जिनके लिए, और खासकर जो फिजिक्स का सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर बच्चे, मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हम फिजिक्स में 1 नंबर से रह गए, हम 1.5 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए। ये चीज़ें पता है क्यों है? ये इसीलिए है क्योंकि हमने सीरियस होकर कभी भी रेगुलरिटी नहीं बनाई अपनी पढ़ाई में। और जब हम रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं, अपना रोजाना जिंदगी में इन चीज़ों को नहीं रखते हैं, तो लास्ट में जाकर हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे धोखा खाना पड़ता है। फिजिक्स बहुत धोखा देती है। अगर आप इसको प्यार से रखोगे, संभाल के रखोगे, तो ये आपका साथ देगी। और अगर आपने इसके साथ जरा सी भी ऐसी तैसी करी, जरा सी भी आपने इसको तहस नहस करने की कोशिश की, तो ये आपको तहस नहस कर देगी। तो इसीलिए कोशिश करो कि, है ना, ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस लिया करो, मतलब रोजाना आया करो, है ना। मैं अटेंडेंस तो नहीं ले सकता, आपको पता है, मैं रोजाना आप लोगों को बुला नहीं सकता, तो आप अपनी रेगुलरिटी में इस चीज को डालिए। घर पे लॉकडाउन में बैठकर आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं जिंदगी में समय से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी चला जाए, लेकिन समय नहीं जाना चाहिए। तो समय का सदुपयोग करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, है ना। अभी भी लाइव वॉचिंग कम है, ठीक है। लव यू भाई, लव यू आप लोगों को भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग स्टार्ट कर दें आज का लेक्चर, ठीक है। सर ट्रिपलिंग फिजिक्स पे, चलो वो तो बच्चे बात की बातें हैं, वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी राम राम भाई, राम राम, नमस्ते। सिलेबस कंप्लीट, हाँ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा, इसकी आप चिंता मत करो, है ना। सिलेबस मेरे ऊपर जिम्मेदारी रखो। मैंने ऐसा कभी नहीं किया है कि आज तक, आप जानते हैं कि कभी भी किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा, कभी भी किसी भी हालत में। मैं और नीरज सर, आप जानते हैं, हमेशा से कमिटमेंट के पूरे हैं, ठीक है ना। हो सकता है चीज़ें कहीं दिक्कत आ जाए कहीं पर चीज़ों की, लेकिन हाँ उनको कंप्लीट जरूर करते हैं चीज़ों को, है ना। तो हाँ, रही बात 12th की, तो 12th के लिए भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 12th करना है। तो भाई देखो, ऐसा है कि हो सकता है कि 12th में बहुत जल्दी स्टार्ट करा दूं अपने सुबह के बैच में। हो सकता है सुबह एक बैच लेकर आए, तो उसके लिए 12th स्टार्ट कर दें। और 12th का पार्ट जो होगा वो ऑप्टिक्स से स्टार्ट होगा। आपको पता है मैंने मैग्नेटिज्म कंप्लीट करा दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रह गया था। तो हम अभी ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, ताकि पहले ऑप्टिक्स वगैरह स्टार्ट कर दें, और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ले लूंगा, ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। बीच में से नहीं कर सकते ना, मैग्नेटिज्म के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बीच में, इसलिए हम एक सीक्वेंस में चलकर करते चलेंगे चीज़ों को, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन जो रहेगा वो थोड़ा टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल का मतलब ये हुआ, थोड़े से आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी समझने में, पर समझते चलना। आज कोई टेलीग्राम वेलीग्राम पे उल्टी सीधी चीजें भेज रहे थे, और 2-4 बच्चे लड़ रहे थे आपस में कि सर वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो बहुत सारी बातें पे लड़ रहे थे। तो जरा इनकी भी बात कर लेंगे आज, कि होता क्या है ना। तो आज आपके कंसेप्ट जो है ना वो सारे के सारे पूरे हो जाए, ताकि चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो पहली बात, हमने जो चीज पढ़ी थी, आराम आराम से पढ़ना आज का कंसेप्ट। एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण।
कल भी मैंने आप लोगों को एक बात कही थी, एक्सिलरेशन जो भी बोलते हैं, त्वरण जो होता है उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी में बदलाव होना। मैंने आपसे कहा था वेग में बदलाव मतलब बढ़ना भी हो सकता है या कम होना भी हो सकता है, वेग में बदलाव। और मैंने आपको कहा था वेग में बदलाव मतलब वेलोसिटी चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। जब तक वेलोसिटी चेंज होगी वेग बदलेगा, आपका एक्सीलरेशन आएगा, ये मैंने बोला था। इसके साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कल, इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, यानी अगर वेग बढ़ेगा तो वेग के बढ़ने को मैं कहूंगा त्वरण है। क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। हिंदी वालों के लिए ध्यान रखिएगा, वेग का बढ़ना यानी त्वरण होगा। अगर मैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी लिखूंगा, अगर वेग घट रहा है तब भी मुझे पता है क्या है, त्वरण है, लेकिन इस चीज को मैं अलग नाम से बोल देता हूं, रिटार्डेशन कह देता हूं, मतलब माइनस में ए होगा। स्पेलिंग गलत लिख दी, खैर मैं ग्रामर का टीचर नहीं हूं, रिटार्डेशन होगा। इसको हिंदी में कहते हैं मंदन। और एक बात और बोली थी मैंने कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, एक समान वेग होगा, तो एक समान वेग का मतलब होगा कि ए की वैल्यू 0 होना। इतनी बात हमें पता चल गई, इतनी बात हमने जान ली थी पिछले टर्न पर, है ना। लाइव वॉचिंग बढ़ाओ भाई, लाइव वॉचिंग बढ़ाओ। तो हमने कहा इतनी चीजें मैंने जान ली थी कि इन तीनों में चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब एक और बात देखना, अब हम एक्सेलरेशन को पढ़ रहे हैं, ये तो कल का टॉपिक था। आज के टॉपिक की बात करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो लोग आप टेलीग्राम पे उल्टे सीधे भेजते हो 2 कौड़ी के क्वेश्चन, उनको भी आज सॉल्व कर लेंगे, है ना, कभी अटकोगे नहीं। एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, जैसे वेलोसिटी 2 तरह की थी। क्या थी, वेलोसिटी 2 तरह की थी, वेग 2 तरह का था, क्या, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। हमने स्पीड भी 2 तरह की पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस और एवरेज, क्षणिक और औसत। वैसे ही हम यहां पर भी दोनों चीजों को अलग अलग पढ़ेंगे। यहां पर भी 2 तरह का होगा, एक होगा एवरेज एक्सीलरेशन और एक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। आप बोले सर हमने तो नहीं पढ़ा, होता है बेटा, है ना। आपने तो जापान भी नहीं देखा, लेकिन जापान होता है ना। दूसरी बात, हमने कहा अगर एवरेज होगा, एवरेज मतलब औसत वेग, औसत। अगर एवरेज की बात कर रहे हो तो एवरेज का फॉर्मूला हमने वहां क्या लिखा था, अगर आपको पता हो, मैंने लिखा था S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम में चेंज, यानी डेल्टा S, कैपिटल वाला डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। वैसे अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो यहां पर लिख सकता हूं V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा T, जैसे भी लिखते हैं। कुछ लोग डेल्टा V बाय T भी लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब मैं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो आपको पता हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड लिखने का तरीका था ds बाय dt। अगर आपको नहीं पता तो आप पुराने पन्ने खोलकर जरूर पलटिएगा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं तो यह होगा ds बाय dt, सॉरी यहां पर हो जाएगा dv बाय dt। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था इंस्टेंटेनियस, ds बाय dt, तो भूलना मत, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, dv बाय dt। मतलब हमारे पास 2 तरह के एक्सेलरेशन, 2 तरह की स्पीड, 2 तरह की वेलोसिटी, 2 तरह के एक्सेलरेशन, सब कुछ वही, एवरेज इंस्टेंटेनियस, सब इसी के बीच में घूम रहा है। हमने कहा dv बाय dt, मेरी बात समझना। अब एक्सेलरेशन के 2 प्रकार हो गए। अभी तक हम कितनी बातें पढ़ चुके हैं इसको देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं अभी तक हम कितनी बातें पढ़ चुके हैं, तो हम जान चुके हैं पहली बात कि वेलोसिटी जो होता है वो ds बाय dt होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो कितना होता है, dv बाय dt होता है। समझ में आ रही है बात, dv बाय dt होता है। अगर मैं एक बात बताना, डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन का उल्टा है, सॉरी इंटीग्रेशन का उल्टा है। अगर मैं वेलोसिटी का, अगर डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी आता है, तो अगर मैं वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या एस नहीं आएगा, दोनों उल्टे ही तो हैं। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, यानी मैं अगर ये लिख दूं v dt, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या आ जाएगा, s के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, a dt का v के बराबर आ जाएगा। मतलब मुझे ये भी बात समझ में आती है कि ये दोनों बातें भी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है, ये दोनों चीजें मुझे समझ में आती है। तो इतनी सी बात है कि मुझे ये दोनों फॉर्मूले भी अच्छे से याद रखने हैं कि भैया हाँ, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन, ये हिंदी में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये बात हुई, ठीक है।
अगली बात करते हैं, ठीक है। इंस्टेंट पे तो फिक्स होगा, हाँ बेटा इंस्टेंट पे तो फिक्स होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, है ना, इंस्टेंटेनियस की। इसको अभी याद रखते चलना, इसको हम अभी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, परंतु हम अभी इस कंसेप्ट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना अच्छे से, फिर से बोल रहा हूं, याद रखिएगा, है ना। चलो, एक्सेलरेशन आया क्यों? वेलोसिटी चेंज होने की वजह से। ध्यान से देखना, आज मैं सारे कंसेप्ट जो आपके एक्सेलरेशन के बनते हैं मैं सब करा रहा हूं। वेग में बदलाव, यानी वेलोसिटी अगर बदलेगी तो तब क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा, या तो कम हो या ज्यादा हो। वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? हो सकता है अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है, देखो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। मैंने आपको पहले भी बोला था, सदिश राशियों को बदलने के लिए या तो आप उसका परिमाण बदल दो, मैग्नीट्यूड बदल दो, या आप उसकी डायरेक्शन बदल दो। डायरेक्शन बदल दोगे तब भी वेलोसिटी बदलेगी। यानी अगर मुझे वेलोसिटी चेंज करनी है तो या तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, यानी क्या चेंज कर दूं? परिमाण बदल दूं, मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, यानी परिमाण बदल दूं। किसका? वेलोसिटी का, वेग का परिमाण बदल दूं। तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी मतलब एक्सेलरेशन होगा, पहली बात ये, यानी परिमाण बदल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है मैं सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी ओनली लिख दूं इसके आगे ताकि आप कंफ्यूज ना, ओनली डायरेक्शन चेंजेस, यानी सिर्फ दिशा बदले। अगर सिर्फ दिशा बदलेगी मेरे भाई, अगर सिर्फ दिशा बदलेगी तो डायरेक्शन बदलने का मतलब वेलोसिटी का बदलना, अकेली डायरेक्शन बदलेगी तब भी वेलोसिटी बदलना, और वेलोसिटी बदलने का मतलब एक्सेलरेशन आना। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बदल दो, यानी मैग्नीट्यूड भी बदल दो और डायरेक्शन भी बदल दो, यानी परिमाण भी बदल दो और दिशा भी बदल दो, दोनों बदल दो, परिमाण भी बदल दो और दिशा भी बदल दो, और दिशा दोनों बदलना। नया बताऊंगा बेटा, है ना, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वही चीज बताऊंगा जो पिछली बार डाउट्स रह गए हैं आपके। यानी अगर मुझे वेग बदलना है तो वेग बदलने के लिए या तो मैग्नीट्यूड बदल दो उसका, या डायरेक्शन बदल दो सिर्फ अकेली, या फिर दोनों बदल दो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कहां होता है जहां पर परिमाण बदल जाए, मैग्नीट्यूड बदल जाए, लेकिन डायरेक्शन वही रहे? इसमें सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए, यहां पर सिर्फ परिमाण बदल जाए। ऐसा कहां होगा? ऐसा कब वेलोसिटी में होगा? जब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आपकी वही रहे लेकिन मैग्नीट्यूड बदल जाए। ऐसे को बोलते हैं, एग्जाम्पल इसका है फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल, मुक्त रूप से गिरना। बेटा एक बात देखना, अगर कोई चीज मुक्त रूप से गिरेगी, मुक्त रूप से गिरेगी तो ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर आपको दिख रहा हो, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो मेरी बात बताना, डायरेक्शन तो वही है, दिशा तो वही है नीचे की तरफ, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बदलेगा। 0, 9.8, 19.6, 29.4, 39.6, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आपने डायरेक्शन तो वही रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? बदलेगा। यानी इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस वजह से आया है? मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से आया, पर यहां पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। जहां पर हम a बराबर g बराबर कितना लिखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन किस वजह से आया है? डायरेक्शन नहीं बदल रही है, यहां पर क्या बदल रहा है? आपका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। तो याद रखिएगा इसमें एक्सेलरेशन क्यों आता है? परिमाण के बदलने से आता है, पहली बात, ठीक है ना, परिमाण के बदलने से आता है। अब बात करते हैं सिर्फ दिशा बदल जाए, यानी क्या बदल जाए? ओनली डायरेक्शन बदल जाए, सिर्फ दिशा बदल जाए। एक मिनट देना मुझे। चलो, हमने कहा ओनली डायरेक्शन चेंज हो जाए, सिर्फ दिशा बदले। तो दिशा कब बदलती है? सिर्फ डायरेक्शन का कोई एग्जांपल जहां पे सिर्फ डायरेक्शन बदले और ये बदले। आप देखना, जब कोई चीज गोल घूमती है, जब कोई चीज गोल घूमेगी, और मैंने कहा मैं कितने से चल रहा हूं? 20 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 20 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड यानी मैग्नीट्यूड तो कितना है? कांस्टेंट है। तो मैं यहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं इस चीज को। तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है? परिमाण है 20 मीटर पर सेकेंड, जो क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। और जब डायरेक्शन बदलती है बेटा, जब दिशा बदलती है, यहां पर डायरेक्शन बदल रही है, तो ऐसे में भी सिर्फ दिशा के बदलने से एक्सेलरेशन आ रहा है। और इस एक्सेलरेशन को जो दिशा के बदलने से आता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय त्वरण,
अभिकेंद्रित त्वरण यानी यहां से सेंटर में होता है। आपको आगे चल के भी डायरेक्शन बताऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी समझ लो ए यहां पर होता है, अंदर की तरफ होता है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आता है, जो आप रट्टा मार लो, अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रित त्वरण दिशा के बदलने से आता है, ना कि परिमाण के बदलने से आता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बदलने से आता है। और सर्कल के अंदर सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के अंदर हमेशा और हमेशा क्या बदलती है? दिशा बदलती ही बदलती है। वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे वो ये हमेशा आपकी बदलेगी, डायरेक्शन कुछ भी हो जाए। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलती है और डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी की वजह से एक्सीलरेशन आता है। उस एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आगे चल के बताऊंगा, अगर इसका परिमाण भी बदल जाएगा ना, तब जो एक्सीलरेशन आएगा उसको कहेंगे टेंजेंशियल, स्पर्शीय। स्पर्शीय आता है किसकी वजह से? मैग्नीट्यूड की बदलने की वजह से, डायरेक्शन की बदलने से। सीपी यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभिकेंद्रित त्वरण, जिसकी वैल्यू v²/r होती है। अगला, दोनों बदल जाए, ऐसा भी कहीं होता है कि मैग्नीट्यूड भी बदले और डायरेक्शन बदले? हाँ, होता है। और ऐसे का एग्जाम्पल होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है प्रक्षेप्य गति। और बेटा, प्रक्षेप्य गति के केस में जब आप किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो पत्थर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, हर जगह पर अपनी डायरेक्शन बदल रहा होता है, हर एक की टेंजेंशियल डायरेक्शन बदलती जाती है, और साथ ही साथ परिमाण भी बदलता है। नीचे से ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कम होगी, ऊपर से नीचे आएगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इस तरीके से परिमाण और दिशा तीनों बदलते हैं। तो इन तीनों में ही एक्सेलरेशन है, लेकिन अलग अलग वजह से है। तो याद रखिएगा, त्वरण क्यों आता है, एक्सेलरेशन क्यों आता है? एक्सीलरेशन आता है वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज मतलब या तो दिशा बदले, या परिमाण बदले, या फिर इन दोनों में से कुछ भी बदले। ये 3 केस और बनते हैं इस तरह के एक्सीलरेशन के। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, ठीक है? चलो, अगली चीज बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो इस चीज को जल्दी से, ठीक है? शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो जल्दी से, और लोगों को बुलाओ भाई, है ना? मिटा दूं बेटा? ये 3 कंसेप्ट और बने। तो भैया, एक्सेलरेशन आना मतलब वेलोसिटी का चेंज आना। वेलोसिटी चेंज कैसे भी हो सकती है, अकेली डायरेक्शन बदले तब भी वेलोसिटी चेंज है भैया, तो इस बात को समझना। तो इसमें कैसे आता है? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की वजह से आता है, परिमाण की वजह से नहीं आता। परिमाण बदलोगे, मैग्नीट्यूड बदलोगे, तो दूसरा एक्सेलरेशन आएगा, जिसको टेंजेंशियल कहकर चलेंगे। अभी एंगल पर भी आएंगे कि कब कब कितना एंगल होता है। अभी इसको नोट डाउन कर लो, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत आसान था। मिटा दूं? ऊपर से मिटा रहा हूं, वरना आप पॉज कर लेना इस चीज को, और आप नोट जरूर करते जाना। अपने नोट्स खुद बनाएं, है ना? अपने साथ वाले के हाथ मत पकड़ लेना, और अपने नोट्स खुद बनाएं, ठीक है? नहीं तो सहेली का हाथ पकड़ के लिखवा रहे हो उससे, ठीक है? चलो, हो गया नोट डाउन, बढ़िया। अब डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं एक्सीलरेशन की, कि क्या पता चलेगा कि दिशा क्या है, डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है त्वरण की। एक ही डायरेक्शन कैसे बताएंगे, किस डायरेक्शन में होगा? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछते हैं, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कितनी होती है? त्वरण की दिशा कैसे बताएंगे? त्वरण की दिशा। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। मैं आपको वैसे तो ये आपके अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप मेरी सवाल का जवाब देना। एक क्वेश्चन है, आपके नेवी के एग्जाम में आया है। नेवी के एग्जाम में ये क्वेश्चन ये था कि अगर मान लो मैं किसी चीज में कांस्टेंट फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं? एक समान फोर्स, बल लगाऊं, एक समान बल यानी कांस्टेंट फोर्स लगाऊं, तो कांस्टेंट फोर्स एक समान बल लगाने से जो बस आगे जाएगी, यानी अगर मैं बस ले लूं और बस, मैंने बोला बस खराब हो गई, मैंने कहा भैया 3 आदमी उतर के आ जाओ, पीछे धक्का लगाओ, तो हमने 3 आदमी धक्का लगा रहे हैं, यानी फोर्स कांस्टेंट है। अब मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अगर बस आगे जाएगी तो क्या बस की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? क्या बस का वेग नियत होगा? क्या बस की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? क्या बस की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? तो सोचकर देखना कि जब मैं बस को धक्का लगाना स्टार्ट करता हूं तो बस पहले तो धीरे से चलती है, लेकिन फिर बस की स्पीड बढ़ती जाती है, वेलोसिटी मतलब बढ़ती जाती है। समझ रहे हो? मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, मैग्नीट्यूड बदलने से वेलोसिटी बदल रही है। तो हमने बोला बढ़ती जाती है, डायरेक्शन तो सेम है, बढ़ती जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन होगा, ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। लिख कर बताता हूं कैसे। बेटा, अगर मैं ये कहूं कि कोई बस खराब हो जाए और मैंने इसमें फोर्स लगाया F,
और मैंने कहा भैया एफ कांस्टेंट है, अब बताओ एक वेलोसिटी क्या होगी, इसमें वेग क्या होगा। क्या ये बस समान वेग से जा रही होगी, क्या बस की स्पीड बढ़ती जा रही होगी, या वेलोसिटी बढ़ती जा रही होगी, या फिर बस की वेलोसिटी कम होती जा रही हो, क्या हो रहा होगा। तो आप बात समझना, अगर f कांस्टेंट है तो v कांस्टेंट नहीं हो सकता, इस बात को रट्टा मार लीजिए। v हमेशा और हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब क्या होगा, बढ़ेगा। बस पहले तो धीरे से चलती है, लेकिन फिर बस की स्पीड बढ़ती हुई चली जाती है, बस और तेजी से चलती चली जाती है। नहीं देखा है तो बस में धक्का लगा के देख लेना, घर में बक्सा ले लेना अपने घर में मम्मी के पास में, और बक्से में धक्का मारना, आप देखना बस पहले तो बक्सा धीरे धीरे चलेगा और फिर बक्सा तेज होता चला जाएगा, और फिर आप बहुत तेजी से 200-300 की स्पीड से भाग रहे होगे। तो आप देखोगे कि वेलोसिटी बढ़ती जाती है। वेलोसिटी के बढ़ने को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब क्या होता है, ए होता है। तो अगर ए होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी का बढ़ना फिक्स में अमाउंट में, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी एफ होगा तो क्या होगा, ए होगा। अगर नहीं पढ़ा इस चीज को तो मैं आपको बता दूं, ये सीधा सीधा नेवी में पूछा था, और आपको बता दूं एफ जो होता है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहां पढ़ा है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ भी है। एफ कांस्टेंट कर दो, पर एफ होगा तो त्वरण होगा, रट्टा मार लो। फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, फोर्स होगा तो कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी तो कोई फोर्स नहीं लगाना। एक वस्तु को मैंने धड़का दिया, वो अनंत काल तक धड़कती चली जाएगी, उसमें बल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फोर्स लगाओगे तो या तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी या आपकी रुकेगी। तो याद रख लेना, एफ होगा तो ए होगा। इसी को आप आगे चल के लिखते हो, एफ बराबर एम इंटू ए, लिखते हो ना भाई, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये यहीं से आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स होगा तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा एक्सीलरेशन होगा, और एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। मेरा बताने का उद्देश्य क्या है, इस बात को मेरी बात समझना। मैं बताना यह चाहता हूं कि इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, ए की डायरेक्शन होगी। जो फोर्स की बल की दिशा होगी वही क्या होगी, त्वरण की दिशा होगी। जो बल की दिशा होगी नहीं समझ में आया, दोबारा देखो, दोबारा देखना ध्यान से। मैंने कहा जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, ए की होगी। मैं आपको अभी एक और क्वेश्चन बनाऊंगा बहुत बढ़िया सा, देखना। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो आपको हमेशा यह देखना है कि बल किस दिशा में लग रहा है, और अगर आपने पता लगा लिया तो आप बता दोगे भैया एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है। बस इतना सा बात है, नहीं समझे, दोबारा देखो। कोई चीज की वेग बढ़ रहा है, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला केस है। वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, मेरी बात समझना। किसी चीज की वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी, तो हम बोलेंगे भैया फोर्स लगाओगे ऐसे तभी तो ये आगे जाएगी। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सीलरेशन की। तो किस तरफ से होगी, तो अगर कोई चीज सीधे जा रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यही, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन यही। ये किस केस में है, वेग के बढ़ने के केस में। नहीं आया समझ, नहीं बेटा आपने उस तरह नहीं पढ़ा था कैरियर पे, है ना। और डिटेल में जा रहा हूं, समझ रहे हैं। वेग बढ़ेगा तो भैया जब कोई चीज वेग बढ़ता है, वेलोसिटी होती है उसमें, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तब क्या होता है, जो वेग की दिशा होती है वही ए की दिशा होती है। अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब वेग, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब वेग का घटना, वेग का घटना। अगर वेग घटेगा तो मेरी बात समझना, हमने बोला भैया गाड़ी तो आगे जा रही है, लेकिन कोई चीज रुकती कैसे है, वेग का घटना मतलब ब्रेक लगना। कोई चीज रुकेगी कैसे, भैया आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल तभी तो रोक पाओगे जब उसमें ब्रेक लगाओगे। ब्रेक लगाने का मतलब अपोजिट में फोर्स लगाना, ब्रेक लगाने का मतलब अपोजिट में फोर्स लगाना। आगे चल के न्यूमेरिकल आएगा इसी कंसेप्ट पे, ध्यान रखना। आपने बोला फोर्स लगाना, जब भी कोई गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लगने का मतलब होता है अपोजिट में आप बल लगा रहे हो ताकि गाड़ी को आप रोक पाओ, ताकि आप गाड़ी को क्या करो, रोक पाओ। मेरी बात समझना। तो अगर कोई चीज बस आगे जा रही थी तो उसको रोक तभी तो पाओगे जब विपरीत में बल लगाओगे। और हमें पता है अगर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, एक्सीलरेशन की। यानी यहां पर एंगल बिटवीन V एंड A कितना है, तो आप बोलेंगे भाई यहां पर है 180 डिग्री का। यहां पर एंगल बिटवीन
V एंड A कितना है, तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री। फर्स्ट केस, सेकंड केस। तो ब्रेक लगने में थीटा होता है 180 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेक लगने में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल क्या है, तो इन दोनों के बीच का त्वरण का इन बीच का कोण होता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री क्वेश्चन पूछ लो भाई, मैं भी हूँ बिहार से भैया, ठीक है बढ़िया चीज़ है यार, 180 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। क्या हुआ सिद्धार्थ, मैं भी बिहार से हूँ, अरे क्या बात है, रिश्तेदारी चल रही है बिहार में, कहाँ से हो, बहुत बढ़िया, कर लो बेटा कर लो, नंबर नंबर शेयर कर लो, आपस में बातचीत करो रात में। चलो हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ इसमें बेटा, देखो कांस्टेंट का मतलब समझो, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। जब मैं कहता हूं कि फिक्स अमाउंट में बढ़ रही है, फिक्स अमाउंट में बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60 फिर 70, यहां पर वेलोसिटी एक कांस्टेंट एक समान बढ़ती जा रही है, तो ऐसे को बोलते हैं ए कांस्टेंट। पर वेलोसिटी का तो ऐसा भी बढ़ना हो सकता है ना कि 0 फिर 5 फिर 7 फिर 15 फिर 34 फिर आपकी 28 34 34 के बाद फिर हमने कहा 36 36 के बाद मैंने कहा 50 50 के बाद मैंने कहा 200। आपने जब एक समान के अकाउंट से नहीं बढ़ती है तब बोलते हैं ए इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी जब एक समान ना हो। ए कांस्टेंट का मतलब बराबर बराबर वेलोसिटी बढ़ना। जो हमने केसेस बनाए वो किसके, यूनिफॉर्म के केसेस हैं। अगर मैं बोलूंगा कि ए नॉन यूनिफॉर्म है, ए असमान है, त्वरण असमान है, इसका मतलब 0 फिर 2 फिर 6 फिर 8 फिर 15 फिर 50 फिर 200 फिर 500 फिर 500 के बाद 502, आपने जब कांस्टेंट के साथ से ना, लेकिन बढ़ तो रही है, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट और नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है ना, समझ में, हाँ बेटा एक ही चीज है कांस्टेंट यूनिफॉर्म, है ना। ठीक है चलो, ये हुआ डिक्रीजिंग वेलोसिटी का केस। तो इन दोनों केसेस की बात करें तो याद रखिएगा इस केस में ऐसा होता है, तो इसमें इसको पैरेलल बोलते हैं या इसको एंटी पैरेलल का केस कहते हैं। अब देखते हैं परपेंडिकुलर का केस, मेरी बात समझना, परपेंडिकुलर का मिटा दूं इसको। अब परपेंडिकुलर का केस, एक क्वेश्चन और है आपकी किताबों में, यह है वृत्ति गति को लेकर। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, अब है वृत्ति गति को लेकर। वृत्ति गति, अब जरा देखें कि इसमें क्या डायरेक्शन होती है एक ही, मेरी बात समझना। सर्कुलर मोशन में क्या दिशा होगी, हम क्या डायरेक्शन निकाल रहे हैं। अभी हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था, अब हम देख रहे हैं इसमें दिशा। देख लेना, दिख रहा है ना। समझना कोई चीज गोल घूम रही है, क्या घूम रही है, गोल, गोल समझते हो, गोल घूम रही है। अब अगर मैं कहूं कि भैया वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो मैं आपको बता बता के मर गया हूं कि इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट होती है सर्कुलर मोशन में। अगर नहीं पता है तो कोई कुआं ढूंढ लो बगल में आसपास। v बराबर क्या है, कांस्टेंट है। अरे क्या कांस्टेंट बोल रहा हूं, एक सेकेंड। v की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये मैं आपको बताते। कोई भी सर्कुलर मोशन वृत्ति गति होती क्यों है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, सर्कुलर मोशन वृत्ति गति इसलिए होता है क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है, सीपी आता है। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कुछ पढ़ा होगा। और जब कोई चीज गोल घूमती है, मैं आपको फिर से आपको बोल दूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही कोई चीज हमेशा चक्कर लगाती है, आगे पढ़ाऊंगा भी। तो इसमें फोर्स यानी सीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लगता है, अगर आपको पता हो तो सीपी की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, और इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और ये क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है। हिंदी में बोले तो केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। तो ये जो सेंट्रीपिटल,
थोड़ा लंबा पॉज आ गया था, मैंने देखा नहीं, मेरे कैमरे की थोड़ी सी दिक्कत है, सस्ता कैमरा यूज करता हूं। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह रहा हूं, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। और मैंने कहा था जहां अभिकेंद्रीय बल होगा वहीं अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, दोनों की दिशा तो समान है, केंद्रीय त्वरण कहलाता है। और ये क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है। कहां होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, यानी केंद्र की ओर होता है। तो आपसे अगर अगली बार कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होता है, तो आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होता है। भैया ए पूछ ले तो ए तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो आपको बताना पड़ेगा आप कौन से ए की बात कर रहे हो। आप बोले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस वजह से, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया किस वजह से है? दिशा के बदलने से, डायरेक्शन के बदलने से, दिशा के बदलने से आया है। दिशा के बदलने से आया है। तो दोबारा से बोल देता हूं सारी बात को। वृत्तीय गति के अंदर जब कोई चीज गोल चक्कर लगाती है, तो जब कोई चीज गोल चक्कर लगाती है वृत्तीय गति में, तो अगर उसकी दिशा हमेशा वृत्तीय गति में बदलती है, तो दिशा बदलने की वजह से, डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि सेंटर में होता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर में होगा। ये मेरा पहला केस है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगला केस पढ़ रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, आप रट जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो, है ना। अब मैं दोबारा चीज बता रहा हूं, जितना हो सकता है उतना सिंपल करके चीजों को बताने की बेटा कोशिश करूंगा, जितना सिंपल हो सकता है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब कोई चीज गोल घूमेगी तो हमेशा दिशा बदलती है, डायरेक्शन के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदलती है, क्योंकि वेलोसिटी बदलना है तो या तो मैग्नीट्यूड बदलो या डायरेक्शन बदलो। डायरेक्शन बदलने की वजह से आपकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? दिशा के बदलने की वजह से, परिमाण के बदलने की वजह से नहीं, परिमाण के बदलने, मैग्नीट्यूड के बदलने की वजह से क्या होगा? अभी स्पीड कांस्टेंट है ना, 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट, तब भी एक्सेलरेशन है, लेकिन किसकी वजह से? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटा दो इसको, अगले केस पर आना है मुझे, जल्दी से चलो। सर्कुलर मोशन के अंदर ही दूसरे तरह का त्वरण, इसकी भी दिशा देख लेते हैं। जितने भी एक्सेलरेशन आ रहे हैं मैं बता दूंगा। इसके अंदर एंगल कितना था? तो भैया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर, सेंट्रीपिटल के अंदर, अभिकेंद्रीय त्वरण के अंदर, त्वरण के अंदर एंगल कितना था? एंगल बिटवीन ए एंड वी कितना था? तो इनके बीच में था π/2। तो आज मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में सर्कुलर मोशन में कितना एंगल होता है, तो बेटा वृत्तीय गति के अंदर अभिकेंद्रीय त्वरण और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है π/2, है ना। अगर मेरे से क्वेश्चन ये पूछ लेगा ना कि बताओ सर सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आपका स्पर्शीय त्वरण और वेग के बीच में कितना एंगल होता है, तो नहीं आप बोल देना π/2, तब कुछ और आंसर हो जाएगा, वरना गलत हो जाओगे, है ना। पुलिस क्यों आई है? कहां गई भाई? घूमने आई है रिलेटिव। चलो भाई ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। अब दूसरे टाइप का एक्सेलरेशन, अब की बार मैंने कहा अब इसका परिमाण भी बदल रहा है। क्या? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। परिमाण बदल रहा है। परिमाण बदल रहा है। मैंने आपको कहा था जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, मैंने कहा जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चलती है, डायरेक्शन नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती, तब पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। देखो दोबारा फिगर से बताता हूं। आपने कहा कि मान लो परिमाण बदल रहा है, परिमाण का मतलब समझ रहे हो? 20, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 42, 45, और फिर 45 के बाद फिर बढ़ता जा रहा है। तो परिमाण बदल रहा है, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अब अगर परिमाण बदलेगा तो हमें पता है वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है, वेग की दिशा तो यही है। अब एक और आ जाएगा इसके अंदर, एक्सेलरेशन कब होगा? मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करना है, इस पे भी तो बात है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है।
हमने कहा 20, 22, 25, 28, 30, 32, 40, 45, अब ना वेग बढ़ रहा है और आपको पता हो मैंने अभी स्ट्रेट लाइन में बताया था कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो v और a की डायरेक्शन ये होती है, जब ब्रेक लग रहे होते हैं तो v और a की डायरेक्शन ये होती है, थोड़ी देर पहले बताया था। तो बस इतनी सी बात है। तो आपने अगर परिमाण बदल रहा है तो एक एक्सेलरेशन और आएगा, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में और आएगा। इसको मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, v की डायरेक्शन भी यही होगी, इसकी डायरेक्शन भी यही होगी, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हिंदी में कहते हैं स्पर्शीय त्वरण। स्पर्शीय त्वरण। तो एक और एक्सेलरेशन आ गया जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है? मैग्नीट्यूड की बदलने की वजह से, परिमाण के बदलने की वजह से, आपका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कौन सा आता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, जिसको अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। मैग्नीट्यूड परिमाण के बदलने की वजह से टेंजेंशियल, परिमाण के बदलने की वजह से स्पर्शीय, और अभिकेंद्री किसकी वजह से? दिशा के बदलने की वजह से। दोनों को अच्छे से समझिएगा, है ना। जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा या नहीं? बहुत बढ़िया। वृत्तीय गति के अंदर सेंट्रीपिटल के अंदर डायरेक्शन हमेशा और हमेशा बदलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब सेंट्रीपिटल यानी चाहे आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, धरती पे भूकंप आए, सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बदलेगी। परंतु टेंजेंशियल सिर्फ तभी आएगा जब मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो भाई डायरेक्शन तो हमेशा बदल रही है, यानी सीपी तो है ही है, लेकिन अब की बार कौन सा और आ गया है? टेंजेंशियल। मैं आपको यह बताने की अभी एटी भी है और एसी तो हमेशा होना ही होना है। इसका मतलब एसी कहां पर है? टुवर्ड्स द सेंटर है। ये तो हमेशा होना ही होना है, क्यों? ये दिशा के बदलने की वजह से आया बेटा, ये तो हमेशा ही रहेगा। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। कब होगा ये? जब आपका परिमाण बदलेगा। मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा तो ये नहीं होगा। तो एटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एसी को तो होना ही होना है। इसलिए जब कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ सर्कुलर मोशन में ए और टी के बीच में, ए और वी के बीच में कितना एंगल होगा, तो हम सीधे सीधे 90 लगा देते हैं। कारण ये होता है 90 लगा देते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि हमें पता है कि एक एक्सीलरेशन तो हमेशा होता ही होता है। समझ एटी तो टेंजेंशियल स्पर्शीय क्यों आएगा? स्पर्शीय त्वरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएगा क्योंकि परिमाण बदल रहा है, तो परिमाण के बदलने के। लेकिन ये कौन सा है? इंक्रीजिंग का केस है। वेग बढ़ना चाहिए, लेकिन ब्रेक लगेंगे तो उल्टा हो जाएगा मेरे भाई। ब्रेक लगेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इस वक्त एंगल कितना है? ये पुराना वाला था। एंगल बिटवीन, अब की बार एंगल कितना है? एंगल बिटवीन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी किताबों में, अगर आप किसी की भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई सी भी किताब लगाना। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस सेंट्रीपिटल होगा, रहेगा बस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। हाँ बेटा बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। कौन है ये? सिद्धार्थ चौधरी। बिल्कुल, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो सेंट्रीपिटल अकेला होगा। मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है तो टेंजेंशियल भी आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर टेंजेंशियल का अगर मैं एंगल बोलूं, तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखोगे तो इनके बीच में एंगल होगा आपका 0 डिग्री। अभी एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। आगे बात समझ में मेरे? और कोई डाउट? स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है सर्कुलर मोशन में। बेटा स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट। कौन है भाई? हाँ बेटा प्रीतम, आपने सही आंसर दिया इनका। हिमांशु। बेटा हिमांशु, जब भी कोई चीज गोल घूमती है तो डायरेक्शन हमेशा बदलती है, और जो डायरेक्शन बदलती है तो मतलब वेलोसिटी तो हमेशा बदलेगी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है। जबकि स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, पर वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट इन अ सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति के अंदर चाल तो नियत हो सकती है, पर वेग कभी नियत नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड में बी कांस्टेंट, बट वेलोसिटी कैन नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन ऑलवेज चेंजेस। वृत्तीय गति के अंदर चाल तो नियत हो सकती है, पर वेग कभी नियत नहीं हो सकता, क्योंकि दिशा हमेशा बदलती है। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा? मोटरसाइकिल है भाई, मोटरसाइकिल 20, 30, 22, 25 स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। गोलंबर के आगे चक्कर लगा दो तेजी से, क्या दिक्कत है? मैग्नीट्यूड बदलने में क्या है अजय? मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा? बेटा मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल स्पीड बढ़ा दो। 20 की स्पीड से चल रहे थे, 30, 35, 40, 45, 50, 65, 75। अरे आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, आप तो गाड़ी को अपनी जगह पे घुमा देते हो, मोटरसाइकिल को गोल गोल। आपसे बेहतर कौन जानेगा? सर कभी ऐसा हो सकता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं हो, बस टेंजेंशियल? नहीं बेटा, ऐसा सिद्धार्थ चौधरी नहीं होता। सेंट्रीपिटल हमेशा ही हमेशा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सीपी ना हो ये आ जाए, एसी ना हो और एटी आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है।
एसी तो हमेशा होगा ही होगा, सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो बात करें अगली। मिटा दो इसको, मिटा दूं। चलो इसी में एक छोटी सी बात और कहनी है मुझे। अगर मान लो वेलोसिटी डिक्रीज हो, वेग घटे, वेग कब घटेगा, जब गाड़ी में ब्रेक लगे। ऐसा भी तो हो सकता है, मोटरसाइकिल चला रहा हूं 100 की स्पीड से गोल घुमा रहा हूं, मौत कुएं में होता है ना, आपने 100 की स्पीड से गोल घुमा रहा हूं, लेकिन वैसे ही मैंने क्या किया, गाड़ी में ब्रेक लगाए। गाड़ी में ब्रेक लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी कम होगी ना, गोल गोल। जब वेग कम होगा तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब ब्रेक लगते हैं तो फोर्स कहां लगाना पड़ता है, अपोजिट में, तभी तो गाड़ी रुकेगी। इसका मतलब जब ब्रेक लगते हैं तब वी की डायरेक्शन तो ये होती ही होती है, लेकिन अब की बार ऊपर बनाता हूं थोड़ा सा, वी की डायरेक्शन तो ये होती ही होती है, लेकिन अब की बार एटी की डायरेक्शन कहां होगी, यहां होगी। यानी जब ब्रेक लगेंगे तब इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ये एक और बात है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी 11वीं क्लास से सिर्फ खास आपके लिए लेकर आया हूं। इस पर भी आपकी पाथ फाइंडर एक किताब में क्वेश्चन डाल रखा है। हाँ भाई लाइव लाओ यार, लाइव लाओ, जल्दी से लाइक जाओ, लाइक करो, शेयर करो यार। और मैं और चीजों को लेकर आऊंगा इस बार आपके लिए खतरनाक सी। आपके लिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी एक्सेलेरेशन पे जो आपकी किताबों में है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, बहुत खतरनाक खतरनाक, और आप देखो कितनी जल्दी होते हैं वो। शॉर्ट टिक भी करेंगे अगले टर्न पर। सर इसका क्या मतलब है, एसी और एटी के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। ओ बहुत बढ़िया बात, कौन है ये, शायद सिद्धार्थी था। बहुत बढ़िया बेटा, एसी और एटी के बीच में भी एंगल π/2 होगा। बहुत बढ़िया, कौन, बहुत बढ़िया दिमाग है आपका। एसी और एटी के बीच में एंगल भी π/2 होगा। बिल्कुल, एसी कहाँ है, यहाँ पर, π/2 का हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर बनाते तो कैसे बनाते, यहाँ से बनाते। बिल्कुल, उनके बीच में भी एंगल कितना होगा, हमेशा और हमेशा 90 डिग्री। यहाँ पर अगर एटी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, एटी ऐसे बनाएंगे ना, और यहाँ पर अगर वी बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ये रहा वी, एंगल देख लो, एंगल अभी भी 90 डिग्री है। एसी और एटी के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होता है। बिल्कुल सही। मौत के कुएं में गाड़ी क्यों नहीं गिरती, बेटा वो तो यार बाद की कंसेप्ट है यार, मौत के कुएं भी एक्सप्लेन कर दूंगा यार, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। मिटा दूं, ये एक और एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाह रहा था, इस चीज को अभी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। आगे चल के आप एक और एक्सेलरेशन पढ़ोगे जिसको नेट एक्सेलरेशन बोलते हैं, यानी परिणामी त्वरण कहते हैं। आपकी किस किताब में क्वेश्चन दे रखा है, हाँ ल्यूसेंट की किताब में क्वेश्चन दे रखा है। ल्यूसेंट की किताब में ए नेट निकलवाया है, नेट एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन करोगे, जो लोग भी बुक लगाते हैं, नेट एक्सेलरेशन निकलवाओगे तो नेट एक्सेलरेशन निकालते वक्त आपको क्या करना होगा, आप समझना, अगर ये एटी है और ये एसी है, ये एटी और एसी है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में। तो उस क्वेश्चन में क्या किया गया है, ए नेट निकलवाया गया है। तो ए नेट किसके बराबर होगा, तो ए नेट को आप डायरेक्टली लिख दोगे √AT² प्लस AC²। ऐसे निकलवाया गया है, पर मैं आपको आगे चल के इस चीज को समझाऊंगा, पर अभी तो आपके लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। सर विच डिवाइस प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अरे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, ऑसिलेटर से प्रोड्यूस कर लो यार। गौरव बेटा, थैंक यू, ठीक है ठीक है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तब क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा तो एटी 0 हो जाएगा, और सिर्फ क्या होगा, एसी होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल होगा अकेला, है ना। ए नेट भी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात, मतलब ए नेट उसके बराबर हो जाएगा, सिंपल एक ही एक्सेलरेशन के बराबर। मिटा दूं भाई, मेरे एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन लेकर आए, चलो मिटा देते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मैंने आपसे कहा था कुछ नई चीज लेके आऊंगा आपके लिए आज। चलो कुछ नए इंटरेस्टिंग से फैक्ट देखते हैं। इन सबको जरूर नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम दो, मैं फिर से कहता हूं, बुक्स से मुझे मैटर नहीं करती हैं। आप कोई से भी अपने लेवल की कोई भी बुक लगाएं, आप पे बुक लगनी चाहिए, है ना। टीचर का मतलब तभी तक होता है जब तक कि वो कोई चीज बताए और उससे आप कोई सा भी क्वेश्चन को रगड़ दें। चलो ताला खोल दिया आपने, बिल्कुल भाई ताला खुलना चाहिए यार। हमने अभी तक 11th में बहुत सारी चीजें मिस की हैं। अगर यकीन मानो तो साला हम जरा सी चीज पढ़कर बोलते हैं कि भैया फिजिक्स आ गई और हमने 11वीं पास कर लिया, हम परसेंटेज लिया। यार ऐसा नहीं होता यार, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीजें थी 11th में जो हमने मिस कर दी। अपनी वो 11वीं 12वीं ना सब कुछ होते हैं,
अगर हम उनको बहुत अच्छे से टाइम अपना वहाँ पर स्पेंड कर देना तो यार ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ये जो हम करते हैं पढ़ते पढ़ते फिरते बाद में। हम अपनी 11वीं 12वीं बहुत होती है। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बता दो बेटा। एंगुलर हम सर्कुलर में जानेंगे, अभी मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं बताया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बताया, एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं बताई है, ये सब सर्कुलर में जानेंगे क्योंकि अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। देखो क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ये नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति, इसलिए मैं इस सबको लेकर नहीं आ रहा हूँ। मोशन इन 2D समझा दिया सर्कुलर मोशन, परंतु इसको अभी लेकर नहीं आ रहा हूँ, उसको हम वहीं देखेंगे, बहुत सारी चीजें। चलो नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिख लो जो आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात जिस पर आप लोग आज लड़ रहे थे, नोट नंबर फर्स्ट, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर बताओ कि अगर A 0 होगा तो V क्या होगा, और सर V 0 होगा तो A क्या होगा। मेरे से कोई बोला कि सर A 0 होगा तो V क्या होगा, और अगर V 0 होगा तो A क्या होगा। हम कंफ्यूज, ये क्या हो गया। कोई कंफ्यूज वाली बात ही नहीं है, दिमाग लगाओ अपना। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, A 0 का मतलब V का कांस्टेंट होना, A 0 का मतलब V का, नहीं समझे बेटा। त्वरण का शून्य होना, अगर एक्सेलरेशन नहीं है मतलब V कांस्टेंट है। इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, वेग का बढ़ना मतलब त्वरण, वेग का घटना मतलब मंदन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग मतलब A बराबर 0। यानी अगर A 0 है तो मेरे पास एक ही तो चीज है, V बराबर कांस्टेंट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कहां से पढ़ लोगे। A 0 मतलब V कांस्टेंट, दिमाग क्या लगाना है इसमें, है ना। तो आपने ला V कांस्टेंट। अगर बेटा V 0 होगा, मेरी बात समझना, अगर V 0 होगा, बात समझना मेरे नन्हे मुन्ने, कि अगर V 0 होगा तो A क्या होगा। अब ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए हमें चाहिए फिजिक्स की जानकारी। देखो भाई A 0 होगा तो V कांस्टेंट है, ये बात तो सत्य है, पर अगर V 0 होगा, वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 हो भी सकता है और एक्सेलरेशन 0 नहीं भी हो सकता है। अब बिना उसके तो हम लेंगे नहीं सांस, हमें तो पता करना है कि ऐसा हो जाएगा। भैया V 0, आप तो फॉर्मूला लगा दोगे सर A बराबर V माइनस यू बाई टी, और V भी 0 U भी 0, तो भैया सर A तो 0 है। हाँ भैया ऐसा तो सही बात कह रहा हूं मैं, गलत नहीं कह रहा हूं आपकी बात, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि A 0 ना भी हो। कहां पर नहीं होगा मैं आपको बताता हूं। जब हम सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक पढ़ते हैं। जब हम सरल लोलक पढ़ते हैं यानी सिंपल पेंडुलम पढ़ते हैं, उस केस में अगर कोई चीज सेंटर में है, अगर कोई चीज सेंटर में और मैंने एक जगह से उसको छोड़ दिया, एक जगह से उसको छोड़ दिया, तो अपने कंसेप्ट रिवाइज करना। अगर कंसेप्ट रिवाइज नहीं है तो अपने SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति में जाइएगा, और सरल आवर्त गति में आपको एक चीज देखने को मिलेगी। कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखने को मिलेगी, आप ये देखोगे कि इस वाले बिंदु पर V की वैल्यू कांस्टेंट होगी और मैक्सिमम होगी, जबकि सेंटर वाले पॉइंट पर A की वैल्यू 0 होगी। अगर नहीं देखा है तो SHM में जाना, फिर से कह रहा हूं, जब आप एंड पॉइंट पर आओगे तब आप देखोगे कि V की वैल्यू 0 होगी पर A की वैल्यू मैक्सिमम होगी, 0 नहीं होगी। और यही वाला तो केस है, V 0 होने का मतलब A का 0 होना नहीं होता। कह सकते हैं कि A का 0 होने का मतलब A 0 होने का मतलब V कांस्टेंट, V 0 होने का मतलब A 0 हो भी सकता है, मतलब रेस्ट में हो, विराम में स्थिति में हो। ये कब है, रेस्ट पोजीशन में, और ये कब है, ऐसे केस में। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप बोले कोई और एग्जांपल दूं, चलो। इफ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए, यदि किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए, बेटा जब बॉल कोई ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी, वेग घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, और टॉप पॉइंट पे पहुंचकर, अंतिम बिंदु पे पहुंचकर वो चीज रुकती है और रुकने के बाद नीचे गिरती है। तो बेटा टॉप पॉइंट पर V तो 0 होता है पर A 0 नहीं होता, A मैक्सिमम होता है ग्रेविटी के बराबर, A 0 नहीं होता, इसीलिए वहां पर भी नहीं होता। तो इसीलिए A 0 होने का मतलब V कांस्टेंट, पर V 0 होने का मतलब A 0 होना नहीं होता। इसी को टेक्निकल फिजिक्स कहते हैं, एक्स ग्रुप। ठीक है भाई,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कवर हो गया आपका। आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा कंफ्यूजिंग करने के लिए, और आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हाँ बेटा, फ्री फॉल में गिरती हुई वस्तु, पर फ्री फॉल में गिरती हुई वस्तु को इनिशियल पोजीशन पे बोल सकते हो, जब छोड़ रहे हैं उस वक्त पे बोल सकते हो आप, जब V0 होगा पर A0 नहीं होगा। ठीक है, 140 प्लस वॉचिंग, अरे इतने से कुछ नहीं होता है, मिटा दूं। चलो अगली बात, अब आते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ रहे हैं, ये थ्योरी के क्वेश्चन थे। चलो एक और बात पे कोई लड़ रहा था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन आप जिस पे लड़ रहे थे। क्वेश्चन था इफ डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं दोनों क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है, एक तरफ लिख रहा हूं, यदि किसी कण का विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन यदि किसी कण का विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती हो, समय के अनुक्रमानुपाती हो, समय के अनुक्रमानुपाती हो, समय के अनुक्रमानुपाती हो, यदि विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन या वस्तु का विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती हो, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, देन, तो आपको बताना था, 4 ऑप्शन दे रखे थे। क्या क्या थे, आपने जो क्वेश्चन भेजा था उसके ऑप्शंस थे। पहला दे रखा था कि मैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि V क्या होगा इस वक्त पे, A क्या होगा। मैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक और क्वेश्चन इसी के बगल में, सेम क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समय के वर्ग के, वर्ग मतलब स्क्वायर है ना, समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपको बताना है अगर ऐसा होगा तो वेलोसिटी क्या रही होगी और एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। पता नहीं, तो 2 बातें हैं भाई। अब ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये कुछ ने भेजे थे, मुझसे पूछ ली थी, 155 प्लस हो गई। अच्छा चलो देखना बेटा, अब मुझे ये दोनों चीजें बतानी है क्या होगी, समझना। इसको भी मिटा रहा हूं आंसर के लिए, तो आपने जो गलती करी थी मैं आपको समझा देता हूं क्या बात है। एक बात समझना बेटा, मुझसे बोला है डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी है, के से मतलब नहीं है। हमने बोला इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं बेटा, ds बाई dt कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और v कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना बेटा, ये कितना हुआ, v कितना आया, 1 आया। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन एक और बार कर दूं, यानी अगर मैं dv बाई dt कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v का नंबर में आना, 1 2 5 7 8 10 20 50 100 नंबर में आना क्या कहलाता है, वेलोसिटी क्या है इसमें, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। सिंपल सी बात। तो इस क्वेश्चन में जब आप टिक करोगे तो आप ऑप्शन चेक कीजिएगा कि क्या आपको ऑप्शन दे रखा है कि v कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट दे रखा है तो आप v कांस्टेंट मार देना, अगर a0 दे रखा है तो आप a0 मार देना। बस इतना सा सवाल है, इतनी सी बात है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके साइड में। अब मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्वेश्चन बोला है कि विस्थापन समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, शेयर कर दो भैया, और बुलाओ बच्चों को, कह दो सर पेटीएम कर रहे हैं पैसे 10-10 रुपए बुलाओ। चलो अगर मैं इसके कहूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, KT स्क्वायर।
अगर मैं इसको के टी स्क्वायर लिख दूं तो मेरी बात समझना, इसको मैं ऐसे कर दूं ds बाई डी टी कितना निकल कर आएगा, v के बराबर होगा। बेटा फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे। एक कैसे आया, अरे मतलब k के साथ बना है ना, k तो कांस्टेंट है, k बाहर चला गया तो k को तो मुझे लिखना जरूरी नहीं, k तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो k कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर लिखा नहीं। चाहो तो आप 1k लिख लो या k लिख लो, कांस्टेंट वैल्यू आएगी कोई भी, k लिख लो आप तो यार। अरे यार इसमें भी नहीं तो तुम दिक्कत कर दो। लो 1 इंटू के आया, के ये किलोग्राम नहीं है, ये के कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट ही हो गए, तो कांस्टेंट हो गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कांस्टेंट में वही। हाँ भाई मैथ्स की क्लासेस है, सब लोग जुड़े रहे, भाग मत जाना। 6 बजे। ds बाई डी टी किसके बराबर आया, v इंटू के बराबर, वो सॉरी क्या लिख रहा हूँ, ds बाई डी टी इसका इंटीग्रेशन किया, वो डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो गया आपका k इंटू टू टी, के इंटू टू टी आया, के इंटू टू टी आया बेटा। अब एक बात होता ना, अगर मैं इसका, ये तो हो गया मेरा वेलोसिटी, अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं dv बाई डी टी, और अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, k इंटू टू निकल कर आएगा, तो ये क्या आएगा k इंटू टू के, और 2k मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तो अब की बार a की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, और v क्या है, इंक्रीज कर रहा है। a कांस्टेंट होने का मतलब v क्या हुआ, इंक्रीज, तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ, ये तो इक्वेशन जानती हैं y बराबर mx की इक्वेशन है, तो आपने बोलेंगे ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग, v इंक्रीज हो रहा है, a कांस्टेंट है, जबकि इसमें v कांस्टेंट और a बराबर 0 है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं, इसी बात पर आप लड़ रहे थे। टाइम डबल होगा, a कांस्टेंट, हाँ बेटा वो तो आप रट मत लेना भैया, निकाल के देखना, ऐसे रट मारो आप, टाइम ऐसा होगा तो वैसा होगा, ठीक है। ठीक है भाई, चलो कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स एक्सीलरेशन के त्वरण के, ठीक है बेटा। तो हम कल त्वरण के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इसके साथ ही साथ कल हम त्वरण के न्यूमेरिकल करने के साथ ही साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, कैसे हम क्वेश्चनों को देखकर बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं बिना पेन उठाए, देखकर कैसे क्वेश्चन बताते हैं, तो उसको भी, उस कला को भी हम सीखेंगे, और कैसे उसको जानेंगे, इस सब चीज़ों को देखेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम, अच्छा इंग्लिश की क्लास कब होगी, इंग्लिश की क्लास बेटा जल्दी होगी, है ना, बाकी आप कर लो, ठीक है। कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है। मैं क्लास फिर ओवर कर रहा हूँ, 156 वॉचिंग, चलो ठीक है, ठीक है, चलो तो स्वस्थ रहो, है ना, और अपने माँ बाप का ध्यान रखो, उनका आदर करो, और सिलेक्शन लो अपने मम्मी पापा के लिए। चलो भाई मिलते हैं, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का साथ पाकर बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, ठीक है। चलो आ जाओ, 2 मिनट और है, ठीक है, हाँ हो गया, चलो ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो तब तक। पीडीएफ कब मिलेगा, ओके पीडीएफ, पीडीएफ का कोई सिस्टम है, ठीक है, बैच आते ही बेटा मिल जाएगा, पीडीएफ वीडीएफ सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। मैथ्स की क्लासेस है 6 बजे से, आप जानते हैं, इसके बाद जस्ट बाद स्टार्ट, और नीरज सर आए गए हैं, है ना, नीरज सर आ गए हैं, तो अब वो आपका इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है भाई, इतनी तारीफों के लिए धन्यवाद, है ना। क्या नाम है आपका बेटा, आप ही मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, आपने तारीफ की। पीडीएफ पीडीएफ, अच्छा ठीक है, पीडीएफ तो बेटा मिलेगी, आप चिंता मत करो, है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से बताओ, 2 नंबर क्वेश्चन फिर से बताओ। देखो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया, ऐसे इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किया, v बराबर डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी करेंगे तो इसको के इंटू टू टी, अरे यार मैथ्स के स्टूडेंट तो कैसी बातें करते हो यार, डिफरेंशिएट के इंटू टू टी, के इंटू टू टी को फिर से हमने डिफरेंशिएट किया, v का एक और बार डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन, a बराबर डी वी बाई डी टी, तो इसको एक और बार किया तो क्या है, टू के क्या है, कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, a अगर है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का बढ़ना, ऑब्वियस सी बात है, दिमाग क्या लगाना, ठीक है ना, वेलोसिटी का बढ़ना। चलो भाई मिलते हैं, नीरज सर को बुलाओ, चलो भाई आज नीरज सर को बुलाओ, साथ में देखना है आज, ठीक है, चलो भाई नीरज सर आ गए हैं आपके, ठीक है, आप बात कर लो, और उनका लेक्चर है इसके बाद, तो आप लोगों को 2 मिनट का समय मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या स्ट्रीम चल रही है, क्या है, वीडियो चल रही है, वीडियो, ओके ओके।
हाँ तो ठीक है, अभी बहुत बढ़िया सेशन, आप लोग जिस तरीके से जुड़ रहे हैं और जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं फिजिक्स में, बिल्कुल बिल्कुल पूरी टीम के साथ। तो नोटिफिकेशन भी सुनने में आ रहा है एयरफोर्स का आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए और बहुत बेस्ट तरीके से शैलेंद्र सर यहाँ पर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और भी वीडियो को शेयर करो, क्योंकि वॉचिंग यार अभी भी 150 के आसपास जा रही है, 160 के आसपास जा रही है, कोई मतलब नहीं समझते जब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, बॉडी वॉडी छोड़ो तुम लोग, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो हाँ सेशन को शेयर करो यार, 200-300 लाइव हर दिन, 100 बच्चे लाइव वॉचिंग में जुड़ने चाहिए। ठीक है, कंटेंट आपको मिल रहा है इस लेवल का। मैं अभी 6 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, और इंग्लिश के लिए मैं आया था, वो भी क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं मैथ्स की क्लास में। अभी 2 मिनट लगेंगे मेरे को स्ट्रीम की वगैरह डालने में, और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना कल का सेशन। ठीक है, तो चलो वीडियो को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जैसे ही खत्म हो, इसको कैसे भी करके 1000 लाइक बनाने हैं और बताना है कि भैया बहुत सॉलिड टीचर आ गए प्लेटफॉर्म पर, किसी की